नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर है हमारा कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर सपोज करें कि हमारे पास एक वेसल है, कंटेनर है, और उसमें हम पानी भर रहे हैं। यहाँ पे एक कंटेनर ले लीजिए आप, और कंटेनर लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें पानी भरते हैं। तो अगर पानी इसमें गिराते जाएं, उड़ेलते जाएं, तो क्या होगा, वाटर की लेवल इसमें बढ़ती चली जाएगी। तो वाटर की जो लेवल होगी वो इंक्रीज करेगी। अब जब ये लेवल, अगर जब ये कंटेनर हमारा या वेसल जो होता है भर जाएगा, तो वाटर क्या होगा, बाहर बिखरने लगेगा, इस तरफ इधर गिरने लगेगा वाटर। तो इसी तरह से एक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल जब हमारा कंडक्टर को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल इंक्रीज करने से जो इसकी धारण, जो हमारा कंडक्टर है, वो मैक्सिमम चार्ज, जितना चार्ज अपने अंदर एक्युमुलेट कर सकता है उससे ज्यादा होगा। तो सराउंडिंग एयर, जो एयर होती है आसपास की, जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर गिर रहा है, बगल से बिखरने लगा, उसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज दिए तो चार्ज ग्रहण किया, एक्युमुलेट किया, और एक्युमुलेट करने के बाद से जब उसके ग्रहण करने की क्षमता से अधिक हम चार्ज देंगे, तो पास वाली जो एयर होगी, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, और आयनाइज्ड हो जाएंगे तो कंडक्टर से चार्ज जो हमारा होगा वो एयर में क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा। एयर आयनाइज्ड होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी एयर है तो इंसुलेटर, लेकिन जब वहां के सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स और एटम जो होंगे, अगर आयनाइज्ड हो जाएंगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा, और इसको जब कंडक्टर को हम चार्ज देंगे वो कंडक्टर जो होता है बाहर लीक करने लगेगा। तो कंडक्टर का कंसेप्ट था कि कंडक्टर करता क्या, कैपेसिटेंस क्या, कंडक्टर का पहले कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर। तो नीड्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की क्या जरूरत पड़ी। कंडक्टर भी हमारा चार्ज को ग्रहण करता है, रखता है, एक्युमुलेट करता है, और कैपेसिटर भी वही काम करता है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी, कंडक्टर को हम कैपेसिटर के रूप में कैसे यूज करेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा था कंसेप्ट कि जब हमने बर्तन में पानी डाला, तो पानी डाले तो पानी बाहर बिखेरने लगा, और बिखेरते बिखेरते तो उसी तरह से जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और उसके धारण करने की क्षमता जब अधिक हो जाए, जैसे यहाँ से जितना बर्तन में रखा उससे जब ज्यादा हुआ तो ये पानी बिखरने लगा। ठीक इसी तरह से जब ये ज्यादा चार्ज ले लेगा तो सराउंडिंग एयर जो होती है आयनाइज्ड हो जाती है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इसके चार्ज जो होते हैं एयर में लीक होने लगते हैं, और कंडक्टर हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कंडक्टर जो होता है कि चार्ज को क्या करता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ इंक्रीज द चार्ज ऑन कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो एबिलिटी होती है टू, या ये कहें कि टू मेजर होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रखने का जो क्षमता होती है कंडक्टर की, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस।
ये देखा गया कि अगर हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, और ये पोटेंशियल Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब Q इक्वल टू करें तो C, वेयर C इज द कांस्टेंट, C हमारा कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर हुआ Q अपॉन V। तो ये हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और ये डिपेंड किस पर करता है? इट इज डिपेंड्स अपॉन किन किन बातों पर? साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, साइज एंड शेप पर भी कंडक्टर के डिपेंड करता है। और दूसरा है सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, अगर इसके पास कोई अदर कंडक्टर है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अब देखते हैं किस पर ये डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। अब एक एग्जांपल से समझ लें यहाँ पे कि हमारे पास एक एल्युमिनियम का कंडक्टर है और एक दूसरे मेटल्स का ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं या आयरन का ले लेते हैं। आयरन का एक कंडक्टर है और सेम साइज और शेप के हैं और सेम मीडियम में, एक ही मीडियम में रखे रखे गए हैं, तो इनका कैपेसिटेंस सेम होगा। इससे ये साबित होता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। तो अब बात आई कि आप बता रहे हैं, आप कहेंगे कि आप बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी C इक्वल टू Q अपॉन V। तो देखिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जैसे देखिए यहाँ पे चार्ज की बात आई है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि जब हमारा चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसके जो रेशियो होंगे वो तो कांस्टेंट होंगे। तो चार्ज पर डिपेंड कहाँ किया? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो अभी हमने देखा कि जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, तो जब कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और यही कार्य जो वर्क होता है वो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो दिस वर्क डन, तो वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य वर्क जो होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इस वर्क डन को हम कहते हैं वर्क डन बोला जाता है। जो वर्क डन किया गया वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये था। अब सपोज कर लेते हैं कि ये तो हम लोग देख ली के C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू Q अपॉन C हुआ। अब सपोज स्मॉल dq चार्ज गिवन टू कंडक्टर देन स्मॉल वर्क डन, हम छोटा सा चार्ज देते हैं, पहले dq चार्ज देते हैं, तो फिर हमको स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो dw इक्वल टू V इंटू dq। अब ये वर्क डन हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग देखे थे कि W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से अगर W फाइंड करें तो V इंटू क्यू। अब स्मॉल चार्ज दिए हैं तो स्मॉल वर्क डन, तो dW इक्वल टू V dq। V की वैल्यू लिख लेते हैं Q अपॉन C। अब हमको चार्ज देना है, इसको एक्सट्रीम मत सपोज करें कि 0 से हम Q चार्ज देना चाहते हैं, तो 0 से Q चार्ज देने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये हम वर्क डन इन इंक्रीजिंग चार्ज 0 टू Q W 0 टू Q dW 0 टू Q
Q अपॉन C डी क्यू। अब Q का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे Q है और डी क्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्यू स्क्वायर बाई टू। तो C तो हमारा बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा। और अब अपर लिमिट रखना है Q की जगह पर माइनस लोअर लिमिट, तो हमको मिलेगा W इक्वल टू 1/C क्यू स्क्वायर माइनस 0/2, देन U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q इक्वल टू अगर हम पुट करें C भी, तो देन यही रिलेशन हमको मिल जाएगा। इस तरह से U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, Q की जगह पर पुट कर देंगे C भी, तो हमको मिलेगा 1/2 सी भी स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ये कैपेसिटर की कंडीशन में भी इतना ही निकलता है, सेम रिजल्ट निकलेगा। जब हम लोग कैपेसिटर देखेंगे तो कैपेसिटर के बारे में देख लिया जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड एनर्जी लॉस व्हेन कनेक्टेड। अब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं और चार्ज कंडक्टर हैं, उनको आपस में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो चार्जों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और एनर्जी लॉस कैसे होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं और दो कंडक्टर को हमने कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया और इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर रख दिया गया। अब क्या होगा कि चार्ज फ्लो, पहली चीज तो ये होगा कि चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दो कंडीशन यहाँ पे होगी कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और सेकंड इसका होगा कि चार्ज फ्लो टिल पोटेंशियल इज सेम, तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब इसके सपोज कर लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस हमारा C2 है, C2 है और इसका C1 है। पोटेंशियल इसका ऐड करने से पहले V1 था और इसका V2 था, जोड़ने के बाद पोटेंशियल दोनों के सेम हो गए तो उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, V हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो ये V1 C1 और इसका कैपेसिटेंस जो होता है C2 है। तो इसमें हम देखते हैं पहली चीज कि इनिशियली कंडक्टर को ऐड करने से पहले फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 और सेकंड कंडक्टर जो है उसका कैपेसिटेंस है हमारा C2। चार्ज है Q1 इक्वल टू C1 V1 और चार्ज दूसरे का चार्ज है Q2 इक्वल टू C2 V2, और पोटेंशियल पहले का V1 दूसरे का V2 है। अब फाइनली जब कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हुआ। अरे उनके खाने की क्षमता, अगर कोई व्यक्ति है जितना खाता होगा उसकी क्षमता थोड़े चेंज होगी। हाँ, कबो कबो मीट मुट बनेला तो क्षमता बढ़ जाता है, तो ये होता है वो अलग चीज है। लेकिन ये तो क्या कहते हैं एक शेप है, कोई आदमी का तो वो है नहीं कि उसको इंक्रीज करा लेगा। तो हर कंडक्टर की कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, कितना उसकी कैपेसिटी होगी तो वो चीज फिक्स होगा। तो कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगा, चार्ज चेंज हो गया। चार्ज हमारा क्या हुआ कि इससे फ्लो हुआ, ये एड है, और चार्ज जो था फ्लो हुआ इस कंडक्टर से इस पर फ्लो होकर आया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज Q1 था एड करने से पहले और ये Q2 है। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू C1 C2 है, C1 V1, ये Q2 इक्वल टू C2 V2। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जब चार्ज इसमें से फ्लो हो गया तो फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज हो गया Q1 डैश और दूसरे कंडक्टर का चार्ज हो गया Q2 डैश। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल तो अब सेम हो गया, Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V, और पोटेंशियल हो गया दोनों के V, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो ये हमारा था। अब आते हैं हम लोग यहाँ से हमारे कंडक्टर हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तो जोड़ने से पहले इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल है था हमारा V1 और इसका पोटेंशियल है V2, कैपेसिटेंस है C1 और इसका C2, ये था। तो और चार्ज जो होता है ऐड करने के बाद से फर्स्ट कंडक्टर का Q1 डैश
और सेकेंड कंडक्टर का हो गया Q2 डैश। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम लगाएंगे तो Q1 प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये रिजल्ट मिला। कॉमन पोटेंशियल कितनी हुई तो V इक्वल टू Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस होगा Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, ये होगा। अब यहाँ से हम लेते हैं Q1 डैश इक्वल टू C1 भी, Q2 डैश इक्वल टू C2 भी। अब दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू मिलेगा C1 भी C अपॉन C2 भी इक्वल टू C1 C2 भी, से हम भी को कैंसिल कर देंगे तो C1 अपॉन C2 ये मिल जाएगा हमको। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो उनके जैसे कैपेसिटेंस हो गए उन्हीं के रेशियो में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारा हुआ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 भी अपॉन C2 भी हुआ। तो यहाँ से अब ये कह सकते हैं हम लोग कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द कंडक्टर आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेज। उनके कैपेसिटेंस जो होंगे उनके रेशियो में चार्जों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, मतलब Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी वह हम फाइंड कर सकते हैं C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज का, और Q2 डैश मिला C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आपको समझाएंगे कि मान लें कि हमारे पास कुछ 21, ये मान लेते हैं कि 21 रुपीज है, 21 रुपीज है और दो लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो है डिस्ट्रीब्यूशन 3:4 के। तो 3:4 के डिस्ट्रीब्यूशन करना है 21 को। तो अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा, ये तो कितने को बांटना है 21 का, तो पहले 21 को 3:4 का है तो 3/3 प्लस 4 इंटू कर देते हैं 21। अब पहले को कितना मिला 3/7 इंटू 21, तो ये हो गया 339 मिल गया। अब दूसरे पर्सन को अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना मिलेगा, उसके रेशियो में कितना है 4, 4 को ऊपर रखे, नीचे हमने रखा 3 प्लस 4 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 इंटू 21, तो 7 तरीके 21, 4 तिहाई 12, 12 रुपए, पहले को 9 और दूसरे को 12, ये मिला 9 और 12 का। सेम वैसे ही है आपका, पहली चीज तो देखें Q1 डैश रेशियो Q2 डैश इक्वल टू कितना है C1 रेशियो C2, और टोटल चार्ज पहले इसका कितना था Q1 और ये Q2। तो Q1 और Q2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है C1 और C2 के रेशियो में। तो पहले वाले को कितना मिलेगा Q1, पहले वाले को कितना मिला Q1 डैश होगा, वाले को जो मिलेगा Q1 डैश ले लेते हैं, और Q1 डैश अब ये C1 है तो C1 नीचे रखा C1 प्लस C2 और टोटल चार्ज को ऐड कर दिया Q1 प्लस Q2। सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए देखते हैं तो ये होगा C2, नीचे आया C1 प्लस C2 और यहाँ से टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ पहले से दूसरे कंडक्टर पर। तो Q1 माइनस Q1 डैश, यानी पहला जो कंडक्टर था हमारा उसकी चार्ज पहले Q1 था, बाद में कितना हो गया Q1 डैश। तो दोनों का अंतर इससे फ्लो होकर कहाँ चला आया, इस सेकंड कंडक्टर पर आया। तो Q1 माइनस Q1 डैश, तो ये C1 V1
Q1 डैश निकाल चुके थे, माइनस C1 इंटू वी। अब V की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, कॉमन पोटेंशियल है, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं C1V1 माइनस C1 और C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको हम एलसीएम ले तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और देन टोटल का मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतना चार्ज इतना चार्ज पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर फ्लो होकर आएगा। अब ये जो हम लोग कंडक्टर के लिए केस स्टडी कर रहे हैं, ये अगर कैपेसिटर के लिए आता है तो सेम रिजल्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये नहीं कि कैपेसिटर के लिए अप्लाई नहीं होगा, कैपेसिटर के लिए भी अप्लाई होगा। तो Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 C2, ये V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर दें तो हमको मिलेगा कि इतना चार्ज हमारा फ्लो होकर इस पर पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर आ गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो हुआ कि C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फ्लो हुआ चार्ज, तो चार्ज फ्लो है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहली चीज तो ये देखना है कि हमारे पास ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया, तो अब क्या इसमें हमेशा ऑलवेज एनर्जी लॉस होगा, वो चीज देखते हैं। तो हमेशा एनर्जी लॉस होगा तो उसकी मीनिंग के क्यों ऑलवेज एनर्जी लॉस होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग फाइंड करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट गणित का बताता है। देखें कि गणित का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। अगर अगर स्मॉलर क्वांटिटी में से लार्ज क्वांटिटी को माइनस किए तो हमें निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लें कि 4 में से अगर 2 माइनस किए तो हमको 2 मिलेगा, अगर यही चीज 2 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा। तो एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट इसी पर है, आइए देखते हैं। अब यहां से बिफोर कनेक्टिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पहले कंडक्टर का और दूसरे कंडक्टर का, पहले का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ 1/2 और CV²। तो पहले कंडक्टर का C1 और ये पोटेंशियल V1 था, दूसरे के लिए हमको मिलेगा 1/2 और ये होगा C2 और ये होगा V2²। अब दोनों को ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल होगा बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर। आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर पोटेंशियल कॉमन हो जा रहा है, दोनों का सेम हो रहा है। तो अब पोटेंशियल U डैश इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 V²। अब यहाँ पे जो गणित का कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। कहने का मतलब कि अगर बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्शन से पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस कनेक्शन के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो अगर ज्यादा में से हम कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। अगर दोनों सेम रहते तो हमको जीरो मिलता। तो जीरो तो अब आगे चलकर देखें क्या मिलेगा, बट यहां से देखें कि अगर पहले वाले में से दूसरे को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर पॉजिटिव मिल गया तो मीन्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी की लॉस हुई। अगर निगेटिव मिल गया तो हम ये कहेंगे कि ये कम है और ये ज्यादा, पहला वाला कम है दूसरा वाला ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ। तो अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ से जो मैथ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ाते हैं और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ से U माइनस U डैश इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V²। और V की वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉमन पोटेंशियल है, और कॉमन पोटेंशियल C1 V1 और प्लस है C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल है। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड करें U माइनस U डैश इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर।
अब यहाँ पे ये दो पावर है, यहाँ पे C1 प्लस C2 है, तो दो है, तो एक पावर को हम काट दें नीचे वाले का, ऊपर का तो डबल रहेगा, ये ध्यान देना है। नीचे वाले को हमने इसे एक कैंसिल किया, तो नीचे केवल C1 प्लस C2 बचा, ऊपर बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ का जो C1 प्लस C2 है इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से 1/2 C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका वर्ग हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे, फिर इसका, देन इसका यहाँ पे आइडेंटिटी हम ओपन कर लेंगे। C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, तो 1/2 C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर, अब C1 का C1 में तो C1 स्क्वायर, C1 का C2 में तो C1 C2, C2 का C1 इसमें करेंगे, और फिर C2 का इसमें किए तो C2 स्क्वायर V2, और इसको आइडेंटिटी A प्लस बी से ओपन किए तो ये हमको मिला। अब यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो रहा है, और सब में C1 C2 C1 C2 C1 C2 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, अब ब्रैकेट में हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब इसको हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब देखें कि C1 हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, C2 हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटेंस किसी के कुछ अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता निगेटिव नहीं होती है। तो C1 और C2 तो ये कैपेसिटी है, और कंडक्टर की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये C1 C2 हमारे निगेटिव नहीं होंगे। V1 और V2 निगेटिव हो सकते हैं, बट ये वाला टर्म स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स डेल्टा यू हमारा क्या है, पॉजिटिव। यानी हम बड़ी राशि में से छोटी राशि को मल्टीप्लाई घटाए हैं, बड़ी क्वांटिटी है उसमें से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस किए, तब हमको मिला है पॉजिटिव क्वांटिटी। मीन्स जो जो सेकंड था आफ्टर कनेक्शन के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम थी, और बिफोर कनेक्शन के पहले जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी हाई थी। तो कनेक्शन के बाद एनर्जी लॉस हुआ है, और ये एनर्जी कहाँ जाती है? पहली चीज तो ये होता है कि जो हमने वायर को जो वायर दिया है कनेक्शन के लिए, तो इस वायर में कुछ पार्ट जो होता है, इस वायर में हीट के रूप में, कुछ स्पार्कलिंग के रूप में खर्च हो जाती है, कुछ लाइटेनिंग होता है प्रकाश के रूप में, कुछ हीट के रूप में, कुछ स्पार्कलिंग के रूप में लॉस हो जाती है, वही एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये हमारा रिजल्ट था। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका हम लोग कैपेसिटेंस देखते हैं कि होता कितना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसको देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और रेडियस r है, और इसको चार्ज जो दिया गया Q चार्ज दिया गया, वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पे इसके पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सपोज कर लिया जाता है कि ये जो चार्ज है वो मान लिया जाता है कि इसके सेंटर पर है, सेंटर पर है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस पर कितना निकल जाएगा? सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कैसे मीडियम में रखा गया है? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसी को हम लिखते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो V इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल होता है। और किसी चीज का कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो Q अपॉन V यही करना है।
हमको, तो हम ये रख लेते हैं कैपेसिटेंस, ये तो पोटेंशियल हो गया। और पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जितने चार्ज है उसको यहाँ पे सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया जाता है कि जो चार्ज है वो कहाँ पे है, इसके सेंटर पर रखा गया है। तो सेंटर पर रखा गया है, तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल फाइंड किए थे इसी चैप्टर में। और ये आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होता था v इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर। लेकिन अगर कोई मीडियम में रखा गया है चार्ज हमारा, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रख लेते हैं। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर, ये हमको मिला। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो क्यू अपॉन क्यू 4 पाई इप्सिलॉन जीरो के आर, क्यू ने क्यू को मार दिया, तो ये मिला 4 पाई इप्सिलॉन जीरो के आर। तो ये हुआ फॉर एयर वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 1। तो यहाँ से K इक्वल टू 1 हम पुट कर दें तो हमको मिलेगा। वैलिड फॉर हालो एंड सॉलिड कंडक्टर, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आपका हालो कंडक्टर है या सॉलिड कंडक्टर है, दोनों कंडीशनों में यही निकलने वाला है। तो ये था हमारा। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे हम लोग देखा कि Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यानी अगर बड़ा कंडक्टर होगा तो ज्यादा चार्ज लेगा, यानी उसका पेट बड़ा होगा तो ज्यादा खाना खाएगा, सीधी सी बात। तो और छोटा कंडक्टर है तो पेट छोटा है तो छोटा खाएगा, तो ये कम चार्ज एकुमुलेट करेगा और ज्यादा चार्ज एकुमुलेट करेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी Q और R में ग्राफ खींचते हैं हम तो हमको मिलती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। और Q इज डायरेक्टली, यहाँ पे देखे हम लोग कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, सॉरी C है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इस तरह से हम देखें तो यहाँ से हमको जो मिला वो मिलेगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो हमको मिलेगा कौन सा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और Q मतलब यही C हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो उस कंडीशन में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपेसिटेंस के बीच ग्राफ खींचे तो हमको उस कंडीशन में भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो अब यूनिट होती है फैरेड, फैरेड यूनिट होती है, इसी को माइक्रो में मिली में बदला जा सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आइसोलेटेड, देखिए कि हम अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, और अर्थ का हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, और इसी को 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। और आइसोलेटेड, जब आइसोलेटेड है, विलग है, तब क्या आएगा, तो यहाँ से 4 पाई इप्सिलॉन जीरो R। अब C की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो होता है 9 इंटू 10⁹ ये होता है। तो 4 पाई इप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁹ ये होगा। तो C इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹, और रेडियस हमने रख दिया इतना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7.11 10⁻⁻⁴ फैरेड आता है। अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ये -6 हो जाएगा, यानी 711 गुणे 10⁻⁶ फैरेड, इसी को 711 माइक्रो फैरेड। यानी अगर अर्थ हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस होगा 711 माइक्रो फैरेड, बहुत ही स्मॉल होगा, जबकि रेडियस हमारा कितना बहुत हाई है। बट पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, जीरो रेफरेंस पॉइंट, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इंफिनिटी। तो ये आइसोलेटेड का कंडीशन जब लिए तो 711 आया माइक्रो फैरेड, उसका कैपेसिटेंस 711 है। लेकिन
जब हम इसको जीरो रेफरेंस फ्रेम मानते हैं या जीरो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, तो उस कंडीशन में इसके पोटेंशियल को कितना माना जाता है, जीरो। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और पोटेंशियल को जब हमने जीरो कर दिया तो क्यू अपॉन जीरो ये कितनी हो गई, इन्फिनिटी। तो जब आइसोलेटेड मानेंगे, विलग मानेंगे, उस कंडीशन में अर्थ का जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो होगा 711 माइक्रोफैरेड। अगर जीरो रेफरेंस फ्रेम अगर इसको स्वीकार करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी जो होगी वो होगी इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट होगा। नीड ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की क्या जरूरत है हमको। कैपेसिटेंस हमारे पास कंडक्टर तो है, चार्ज को अपने अंदर एक्युमुलेट करता है, संग्रहण करता है, लेकिन क्या जरूरत है। तो पहला तो हमने जब इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था कि जब हम किसी कंटेनर में वाटर भरते हैं, पानी भरते हैं, तो इसका लेवल बढ़ता है, और जब इसके संग्रहण की क्षमता मतलब इसके कैपेसिटी से अधिक जब देंगे तो वो पानी इधर बिखेर जाएगा। यही काम एक आइसोलेटेड कंडक्टर के कंडीशन में होता है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज तो अपने अंदर एक्युमुलेट करता है, लेकिन चार्ज देने के साथ साथ पोटेंशियल भी बढ़ता है, और पोटेंशियल बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से यहाँ की जो एयर होते हैं उनके एटम्स या मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं, और एयर जो होती है डाइलेक्ट्रिक है, और उस कंडीशन में एयर कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगती है, और इस कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो एयर में लीक कर जाता है। अब आएंगे इस कंडक्टर, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चलें कि इसका चार्ज लीक कर गया, तो ये लिमिट निर्धारित करता है, एक सिंगल कंडक्टर की लिमिट की, जो हमने चार्ज दिया वो तो एयर में लीक कर गया। तो अब क्या करें कि इसके अंदर चार्ज बना रहे, एक्युमुलेट रहे। तो यहाँ पे नीड ऑफ कैपेसिटर, तो पहले चीज तो 1 फैरेड लार्ज यूनिट होती है। अब यहाँ से सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर हैव नॉट वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, सिंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो वो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अधिक नहीं होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। अगर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस बनाना है हमको, तो स्फेरिकल कंडक्टर कितना बड़ा हो, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आइए, C इक्वल टू 4πε0 ये निकला था, हमको R निकालना है यहाँ से। तो R इक्वल टू 1/4πε0 C होगा। अब C की वैल्यू पुट करते हैं, तो C कितना हम लोग माने 1 फैरेड, और 1/4πε0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 9 × 10⁹ इंटू इतना 9 × 10⁻, अब 9 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर। यानी ये जो होता अर्थ का जो रेडियस होता है उसके 1500 गुना अधिक है। तो अब बताइए, 1 फैरेड का अगर कैपेसिटर बनाना है तो पृथ्वी से 1500 गुना बड़ा होना चाहिए। बाप रे, कितना बड़ा हो जाएगा, तो कहां से लाया जाएगा। तो इट इज ए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 1 फैरेड। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड हो। तो पहली चीज तो हम लोगों ने दो चीज देख लिया कि ये जो होता है कि अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है कंडक्टर की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि जब हम सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ले रहे हैं और इसको चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ रही है तो जो सराउंडिंग मीडियम है उसके एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो लीक करने लगता है। तो फिर ये चार्ज एक्युमुलेट अपने अंदर कर ही नहीं पाएगा। तो ये था हमारा नीड्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की नीड्स थी। अब कैपेसिटर होता क्या है,
तो ये अरेंजमेंट है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर separated by an insulating medium that is used to store electric charges and electric energy। ये हमारा कैपेसिटर होता है। इसकी नीड क्या थी हम लोग देख चुके हैं। अब कैपेसिटर एक्चुअल में अपने अंदर चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी, कहीं ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अधिक करंट की जरूरत होती है, और उस शॉर्ट ड्यूरेशन में करंट प्रोवाइड कराता है हमारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर सबसे अच्छा एग्जांपल्स है कैपेसिटर का। फैन के ऊपर आप देखेंगे सफेद का इतना बड़ा लगा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास भी है एक, दिखलाते हैं आप लोगों को। तो ये है हमारे पास कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर ओल्ड नेम बोला जाता है कि ये पुराना नेम है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर। इस तरह से तो कंडेंसर का मतलब होता है कि क्या करें कि वेपर से लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसर होता है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में कैपेसिटर और कंडेंसर में कोई अंतर नहीं है। कंडेंसर पुराना नेम सब माना जाता है, और कैपेसिटर जो था मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर ये सिलेंडर टाइप का इसके अंदर होता है। तो ये कंडेंसर है और ये है, तो ये कैपेसिटर है और फैन में लगा होता है। आप देख सकते हैं इसको, सबके घर फैन है। तो ये होता है और ये प्रोवाइड कराता है फैन को। देखिए कि पहली चीज देखें कि हम लोग कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत कम समय में बहुत अधिक करंट की जरूरत होती है, और ये कैपेसिटर हमारा प्रोवाइड कराता है उस एनर्जी को, उस करंट को। तो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू स्टार्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। कैपेसिटर प्रोवाइड हाई एनर्जी टू स्टार्ट। कैपेसिटर ये प्रोवाइड करता है उनको स्टार्ट करने के लिए। तो ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट था। अब कुछ कैपेसिटर यहाँ पे देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो पहली चीज तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो कैपेसिटर है वो अरेंजमेंट है टू प्लेटों का, अरेंजमेंट है टू प्लेटों का। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटर है हमारे पास, एक प्लेट ले लेते हैं और एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है और दूसरी जो प्लेट होती है उस पर होता है माइनस चार्ज। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो जीरो होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेट पर जो प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर, और इनके बीच में या तो कोई मीडियम रख दिए, इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया जाता है, या एयर भी रहता है। तो इंसुलेटिंग मीडियम, उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे इन प्लेटों के बीच जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करेंगे तो क्या होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस और दूसरे का V माइनस। तो ये हुआ V प्लस और माइनस V माइनस। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ V लिखा जाता है। तो जब कंडक्टर की बात हम लोगों ने किया था तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इक्वल टू था C इंटू V, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये चार्ज था और ये पोटेंशियल था कंडक्टर का। अब यहाँ पे जो मिलेगा हमको वो मिलेगा, ये जो मिला वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, मैंने साइन कन्वेंशन बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको डेल्टा V से ना रिप्रेजेंट करके V से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमारा हो गया
क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट, प्लेटों के बीच का। तो ये हमारा था, और यहाँ पे प्लेटें हैं, तो इस पर अगर हम प्लस चार्ज ले लेते हैं और ये इस पर हम ले लेते हैं माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज है प्लेटें, तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे कंडक्टर के कंडीशन में ये पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, बड़े मजेदार है इसका। और ये कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कंडक्टर है, और इसके पास जब हम कोई अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं, अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं, तो इस कंडक्टर का जो चार्ज है उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। अब भैया पोटेंशियल डिक्रीज का इसमें कैपेसिटेंस का क्या मतलब, तो आप देखें C इक्वल टू क्यू बाई भी, C इक्वल टू क्यू बाई भी। अगर ये डिक्रीज किया तो ये भाई साहब ज्यादा खाएंगे, यानी पोटेंशियल जब डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करेगा, ये चीज है। तो यानी किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास अगर हम कोई चार्ज कंडक्टर लाते हैं तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट ही है, पहले प्रिंसिपल ये है। अगर हमारा चार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर किससे जुड़ा हो, अनचार्ज कंडक्टर हमारा अर्थ से जुड़ा हो, तो पोटेंशियल और भी डिक्रीज कर जाता है, यानी चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज करता है। तो ये डिक्रीज करा तो जो इसके खाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटेंस जो होता है इंक्रीज कर जाता है। तो दो सिद्धांत है यहाँ पे। व्हेन ब्रिंग द अनचार्ज कंडक्टर नियर चार्ज कंडक्टर, charge of charge conductor unchanged but potential of charge conductor decrease and capacitance increase, capacitance increase हो गया, पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा हमारा है when uncharged conductor connected to earth the potential of uncharged conductor further charge conductor, potential of charge conductor further lowered, further decrease कर जाता है। तो जो हमारा पोटेंशियल चार्ज कंडक्टर है वो अगेन डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज करेगा। अब इस बात को हम लोग इस फिगर से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास पहली प्लेट है और इसका चार्ज प्लस है। अब हमारे पास ये दूसरी प्लेट है और इसका चार्ज, दूसरी प्लेट है, और अब ये होगा क्या, आप देखें कि जब पहली प्लेट को प्लस चार्ज देंगे, हम पहली प्लेट को प्लस चार्ज देंगे, तो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण जो हमने अनचार्ज प्लेट को लाया था, यहाँ पे अनचार्ज कंडक्टर को लाया था, इनर मतलब इनर सरफेस पर, अंदर के तरफ, अंदर वाले सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। निगेटिव चार्ज इसके पहले कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना चाहता है, बट निगेटिव चार्ज नियर द फर्स्ट कंडक्टर या फर्स्ट प्लेट, इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो पहला जो हमारा चार्ज कंडक्टर है इसका पोटेंशियल क्या हुआ, चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल होता है डिक्रीज, इसका पोटेंशियल हो जाता है डिक्रीज। तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, ये डिक्रीज किया तो सी इंक्रीज करेगा। ये पहले कॉन्सेप्ट था हमारा। तो ये चीज हो गया कि यहां से सी देखें,
सी इंक्रीज किया, सॉरी वी डिक्रीज किया तो सी इंक्रीज किया। अब इसी बात को जब हम दूसरा, ये पहला प्रिंसिपल था हमारा, अब सेकंड प्रिंसिपल, अगर हम दूसरे को किससे, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, ये पहली प्लेट है हमारी और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया। दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट पर ये दूसरी प्लेट है हमारी और इसके अंदर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए और बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए। जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट किए तो फिर क्या होगा वो आप देखें, ये चार्ज गायब हो गए, ये चार्ज हमारे गायब हो गए। तो जब चार्ज गायब हो गए तो उस कंडीशन में, अब देखिए इसका प्लस चार्ज था और प्लस चार्ज क्या कर रहा था, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था। तो अब तो ये खुदे गायब हो गए भाई साहब। तो अब क्या हो गया, इसका पोटेंशियल, जो चार्ज कंडक्टर था उसका पोटेंशियल फर्दर लोवर्ड हो गया। अब इसको हम अधिक से अधिक चार्ज, इसकी कैपेसिटी, खाने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। अब आते हैं, दीज कंडक्टर इज कॉल्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जो दो प्लेटें थी उनको बोला जाता है प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और प्लेटों के आधार पर, ये जो प्लेटें हैं इनके बेस्ड पर कैपेसिटर हमारे थ्री टाइप के होते हैं। अब कहाँ कहाँ पे कैपेसिटर यूज होते हैं, पहली चीज तो फैन है, आपको बताया कि यहाँ पे कैपेसिटर, अब इनको, फैन को स्टार्ट करने के लिए काफी अधिक करंट की जरूरत होती है और वो प्रोवाइड कराता है कौन, इस फैन को प्रोवाइड कराता है जो हमारा कैपेसिटर है वो प्रोवाइड कराता है। यहाँ कंडेंसर लगा होता है और वो इसको देता है स्टार्ट करने के लिए तुरंत करंट। इसके अतिरिक्त और भी है, यहाँ पे हमारे कंडेंसर है और ये फैन में लगाए जाते हैं। ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का मॉडल है कैसे होते हैं कैपेसिटर, इस तरह से भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं हमारे कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब इसका इस्तेमाल, कैपेसिटर का इस्तेमाल जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें भी किया जाता है और जो मिक्सर होते हैं उसमें भी किया जाता है, क्योंकि इनको स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय में हमको ज्यादा करंट की जरूरत होती है। जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर चलने लगते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी कंडेंसर का यूज होता है, इसमें भी कंडेंसर यूज किए जाते हैं। टाइप ऑफ कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे शार्ट में टाइप बताते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी इसमें दो पैरेलल प्लेटें होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेस पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। और इसका कैपेसिटेंस जो होता है ये स्मॉल, अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस है डी मान लें, तो ये, और इस पर प्लस चार्ज, इस पर आपका माइनस चार्ज, तो ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसको हम ऐसे C इक्वल टू इप्सिलॉन 0 अपॉन डी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। और सेपरेशन बिटवीन प्लेट पर डिपेंड करता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो एरिया पर डिपेंड किया, सेपरेशन बिटवीन प्लेट पर डिपेंड किया। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी। आउटर सेल इज अर्थेड, जो आउटर होता है उसको अर्थ कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास है दो सेल, तो ये है, इसको हमने बना दिया R1 मान लिया, और ये एक बाहरी है तो उसको बना लिया R2। तो ये होता है हालो होते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं और ये बनाए गए हैं। ये मैंने आपको दिखलाया, एक सिलिंड्रिकल भी होता है। और इसका जो आपका देखें,
कि इसमें ए और बी, तो रेडियस ए ले लेते हैं और इसका रेडियस हम बी ले लेते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ पे बी को माना गया कि बी जो होता है ज्यादा है ए से। तो ये हमारा था कैपेसिटेंस। इन इनको हम सेपरेट वीडियो में अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पे 60 में बताया टाइप का कितना होता है। तो अब आते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है हमारे पास। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू को एक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियाई ए एंड बी एंड लेंथ एल। तो यहाँ पे इनका जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4πε0 एल अपॉन लॉग बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है और हालो होता है। इसमें भी दो रेडियाई हैं। यहाँ से अगर रेडियाई हम देखते हैं तो ये रेडियाई हमारा ये है और आउटर रेडियाई बी है। ये हमारे रेडियाई हैं। एक इनर वाला है इनर का और ये एक है आउटर का। तो आउटर का तो C इक्वल टू 4πε0 और इस कंडक्टर की लेंथ है L। ये L लेंथ है। तो इतना हमको मिलता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर कितना करता है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर ये देखना है। तो जब हम कंडक्टर को सॉरी कंडक्टर नहीं है ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर होगा यहाँ से कैपेसिटर हमको लिख लेना है कैपेसिटर। यहाँ पे कंडक्टर का तो पहले ही बता दिए थे। यहाँ पे हमको कैपेसिटर का बताना था एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है और यह वर्क कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो आइए पहले हम देखते हैं total amount of work done in charging the capacitor is stored up in the capacitor in the form of electrical energy। तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग के समय कैपेसिटर को जितना वर्क डन करना पड़ा वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। किस रूप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ पे चार्ज है। अब जब हमने इसको थोड़ा सा चार्ज दिया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज दे दिए तो फिर इसको प्लस लाएंगे इसके पास, तो प्लस लाएंगे तो ये अब रिपेल करने लगा यानी अगेंस्ट गया। तो हम क्या करेंगे इसको फिर ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ा, फिर प्लस चार्ज देने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा और इस प्लस के कारण इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और ये जो अर्थ से जुड़ा होगा तो इसका पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर अप इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग suppose potential difference between the plate at any instant will be कितना था ये हम मान लेते हैं। चार्ज करते हैं तो जब ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ उसके बीच में हम मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डैश था और V डैश और कैपेसिटेंस तो इसका C है, तो और चार्ज उस समय Q डैश बाई C। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था एट एनी इंस्टेंट। चार्जिंग के समय जब चार्जिंग कर रहे हैं तो बीच में किसी क्षण पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों का था V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C, वेयर Q डैश इज चार्ज एट दैट इंस्टेंट। उस समय Q डैश चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें कि ये हो गया। अब वर्क डन हमको स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू V डैश dq डैश, यानी छोटा चार्ज देने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ा V डैश dq डैश। अब यहाँ पे V डैश की वैल्यू हम पुट करते हैं तो V डैश हमारा होगा Q डैश अपॉन C। और अब हमको कहाँ तक चार्ज देना है? 0 से कहाँ पे? Q तक। तो 0 से Q करना है तो 0 से Q पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो हमको मिला W इक्वल टू 1/C और Q डैश का इंटीग्रेशन जो हुआ
वो हुआ क्यू डैश का स्क्वायर बाई 2। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ और 0 to q। अब q पहले अपर लिमिट देन फिर लोअर लिमिट, तो q स्क्वायर -0/2 ये मिलेगा। तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, 2 तो आ ही गया, q² / c, और q की जगह पर हम रिप्लेस कर दें c भी, तो ये हमको मिल जाएगा 1/2 cv²। और w ही वर्क डन ही पुट एनर्जी है, तो ये इक्वल टू हाफ q²c इक्वल टू हाफ cv²। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।